श्रद्धेय मंच, मेरे समक्ष उपस्थित गुरुजनों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं कोर्ट से आती हूँ तो दो प्रलोभन होते हैं। पहला जो आज नेगी जी ने नहीं बोला, जब भी यहाँ बोलने का मौका मिलता है तो लोग आपको कहते हैं डॉक्टर मोनिका रोय, क्योंकि यहाँ बाय डिफॉल्ट सारे ही डॉक्टर होते हैं और हमारे कोर्ट में तो बाय डिफॉल्ट लगभग कोई भी डॉक्टर नहीं। तो नेगी जी आपकी चूक हो गई, एक प्रलोभन कम हो गया। या कहीं भी आके तो डॉक्टर अच्छा। अभी उसको कनेक्शन हटाना पड़ेगा तभी। दूसरा, जब मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट थी 93 में, तो मुझे कहा जाता था मोनिका कक्कड़ और दूसरा प्रेसिडेंट NK कक्कड़ जी। तो बेटी और पिताजी दोनों टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। तीसरा, जब रंजी जी ने कहा कि मैं पहले बोलूंगी, वही प्रोटोकॉल था, बिकॉज शी हैज बीन माय टीचर, शी हैज टॉट मी लॉ। तो पहले गुरु बोलता है और बाद में शिष्य बोलता है। और चौथा और अंतिम प्रलोभन आपसे मिलने का तो था ही। उसके अलावा कि जब मैं दूसरी प्रेसिडेंट थी, मुझे याद आता था तब स्टूडेंट से बहुत मिलना होता था, जैसे आप लोग बहुत मिलते हैं। हम तभी स्टूडेंट से मिलते हैं जब उनको ग्रीवेंस होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में आज की डेट में, तो तब स्टूडेंट से बहुत मिलना होता था। और उस समय ऐसा ध्यान में आता था कि हम सब आम परिवारों से आते हैं, स्टूडेंट्स भी और हम लोग भी सब आम परिवारों से आते हैं। जमीन पर पांव होते हैं, पर आसमान छूने का इरादा होता है। कठिनाइयां आती हैं, संघर्ष आते हैं, ना रुकते हैं, ना झुकते हैं, ना टूटते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय गान रहता है कि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, और वो पत्थर उस चोट को सह जाता है, वो शंकर हो जाता है। आज जो मेरे समक्ष सबके स्टूडेंट्स, आज यहाँ टीचर्स, प्रोफेसर्स मेरे सामने हैं, और मैं मानती हूँ अगर इतने समसामयिक विषय पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, अगर मैं उनको टच कर पाई और कन्विंस कर पाई, हाँ देखिए कैसे समानता की बयार बहेगी, किस प्रकार से आपके हाथ में इस देश का, इस समाज का, इस सिस्टम का, इन बच्चों का भविष्य है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर मैं एक लाइन में कहूं तो कोई भी भेदभावपूर्ण प्रैक्टिस, कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, वो किसी भी रिलीजन में होगी, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध उसको जाना होगा। दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड है जेंडर जस्टिस, यूनिफॉर्म सिविल कोड है नेचुरल और ह्यूमन राइट। तो मैं अपना विषय शुरू करती हूँ कि हम सब जानते हैं 1947 में हम सब स्वतंत्र हुए, आजाद हुए। 1947 से लेकर 1950 तक हमारा संविधान बना, यानी भारत को गवर्न कैसे करेंगे उसके लिए रूल बुक बनाई गई। हमारा जो संविधान है, संविधान का जो प्रियम्बल है, जो इंट्रोडक्शन है, वो क्या कहती है, पहली लाइन, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन इन द प्रियम्बल, व्हिच सेज इंडिया, व्हिच सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं। वो लाइन ये नहीं कहती हम हिंदू, हम मुसलमान, हम क्रिश्चियन, हम ब्राह्मण, हम दलित, हम क्षत्रिय, हम ये, हम वो, हम औरतें, हम नहीं, सभी की सभी आइडेंटिटीज डिसॉल्व हो जाती है जब पहली लाइन आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं। अब किस प्रकार का संविधान देते हैं? ऐसा संविधान which ensures equality, liberty, dignity, justice and fraternity, यानी ऐसा संविधान हम अपने आप को देते हैं जो इंश्योर करता है समानता, स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन, न्याय और बंधुत्व। संविधान में हम एक गोल्डन ट्रायंगल अपने आप को देते हैं।
गोल्डन ट्राइंगल मतलब 3 राइट्स, हम सब जानते हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस, वो है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। अब आप कहेंगे मैम इसका मतलब ये जो संविधान है, इसका प्रियम्बल है, इसके सब फीचर्स हैं, इसके बेसिक फीचर्स हैं, और इसका जो गोल्डन ट्रायंगल है वो सब पर लागू होना चाहिए। बेशक वो 140 करोड़ भारतीयों पर लागू होना चाहिए। क्या लागू होता है? कागजों में तो लागू होता है। इसका मतलब सभी को समानता का अधिकार, सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन और न्याय का अधिकार, क्या ये मिल चुका है? आंसर इज नो, ये नहीं मिला। नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट्स क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, आप और हम क्या कर रहे हैं, ये जानना हो तो हमें पढ़ना पड़ेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब बना क्या है? कुछ कहते हैं इट्स अ पॉलिटिकल टॉपिक, इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, इट्स अ कम्युनल टॉपिक। आई एम सॉरी, it is only a constitutional topic. It's only a constitution. अच्छा, किस किस कंट्री में है यूनिफॉर्म सिविल कोड? जितने भी लोकतंत्र हैं सब में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कहां है यूनिफॉर्म सिविल कोड? इंग्लैंड में है, यूएसएसआर में है, फ्रांस में है, यूरोप के सभी देशों में है। अच्छा, भारत में क्या यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है? यस, भारत में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। यानी कोई हत्या करता है, कोई बलात्कार करता है, कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, उसका धर्म नहीं देखा जाता, सभी को सेम पनिशमेंट दी जाती है। क्या हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल लॉ भी है? बिल्कुल है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल लॉ भी है। सिविल लॉ यानी कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का लॉ। कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करता है, कोई अपने लैंड को ट्रांसफर करता है, कोई चेक रिलेटेड समस्या है, पैसे की समस्या है किसी को, जो भी लॉ लगेगा इस सब में वो धर्म नहीं देखेगा। इसका मतलब सिविल लॉ भी है, क्रिमिनल लॉ भी है। तो है क्या नहीं? यूनिफॉर्म फैमिली लॉ नहीं है। भारत में 99% वन नेशन वन लॉ है, केवल यूनिफॉर्म फैमिली लॉ नहीं है। यूनिफॉर्म फैमिली लॉ में क्या आता है? मेड आता है, MAID, यानी लॉ रिलेटिंग टू मैरिज, लॉ रिलेटिंग टू एडॉप्शन, लॉ रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस एंड लॉ रिलेटिंग टू डाइवोर्स, MAID। तो सिंपल हो गया। भारत में क्या नहीं है? तो यूनिफॉर्म फैमिली लॉ नहीं है। उसमें यूनिफॉर्म लॉ रिगार्डिंग मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ तो कहता होगा, बिल्कुल कहता है। क्या कहता है? आर्टिकल 44 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, अगर मैरिज का लॉ सेम नहीं है तो कोई कोर्ट में जा सकता है कि मोनिका जी केस फाइट कीजिए ना मेरा, तलाक 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 के बाहर निकाल दिया गया? सॉरी, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये राज्य के दिशा निर्देशक तत्वों में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है जिसका हनन होगा और आप कोर्ट में जा सकते हो। तो फिर बात खत्म होती है ना? बात खत्म नहीं होती, क्योंकि हम पढ़ते हैं आर्टिकल 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हम नहीं पढ़ते आर्टिकल 37 कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 37 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इन सब को जब भी सरकार कोई भी कानून बनाएगी लागू करना बाध्य है, इनको लागू करना पड़ेगा। यानी कोई भी सरकार कोई भी कानून बनाएगी उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना होगा। तो हुआ क्यों नहीं अब तक?
नहीं हुआ तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ और एक सफर पर ले जाना चाहती हूँ। और ये जो सफर है ना, ये अंग्रेजी वाला सफर नहीं है SUFFER, ये हिंदी वाला सफर है सफर। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि हम स्पीड से सफर पर चलने वाले हैं, जिससे क्लैरिटी होगी कि हम आज जहां हैं वहां क्यों है और जहां होना चाहिए था वहां क्यों नहीं है। तो चलते हैं इस 1000 साल के सफर में। शुरू करते हैं वैदिक काल से, जब यहाँ एक ही प्रकार की संस्कृति थी, जब यहाँ एक ही प्रकार के लोग रहते थे, जब यहाँ जो लोग रहते थे उनके धर्म का आधार, उनके जीवन का आधार, उनके कानून का आधार धर्म शास्त्र थे। सभी के कानून का आधार धर्म शास्त्र थे। फिर शकों का हमला हुआ, हुनों का हमला हुआ, मुगलों का हमला हुआ, और जो यहाँ के श्रद्धा केंद्र थे, मंदिर और महिला, दोनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। महिला को घर के अंदर समेट कर रख दिया गया। भ्रूण हत्या यहाँ होनी शुरू हो गई। महिला घर के बाहर नहीं जा सकती, जो विधवा हो जाएगी वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती। बचपन में ही शादी कर दो, बला टालो। पद्मावत देखी है ना? किस किसने देखी है पद्मावत? तो आप रियलाइज कर पाओगे किस प्रकार का उस समय था। तो महिला को घर के अंदर ही रखा गया। फिर आया औरंगजेब का समय। औरंगजेब जब आया तो जबरदस्त ढंग से यहाँ पर कन्वर्जन हुआ। औरंगजेब को ध्यान में आया, अरे मुस्लिम समाज के लिए तो कोई लॉ है ही नहीं यहाँ पर। जो भी यहाँ पर लॉ है, कानून है, वो धर्म शास्त्रों पर आधारित है, इसलिए मुस्लिम समाज के लिए कानून तो होना चाहिए, उनको गवर्न करने के लिए। वो कानून कौन बनाएगा? औरंगजेब ने पूरी दुनिया से लगभग 500 इस्लामिक स्कॉलर्स को इकट्ठा किया। कई साल तक वो देखे, उनको कहा कि आप इस्लामिक लॉ फॉर साउथ एशिया बनाओ। कई साल की रिसर्च के बाद उन्होंने 36 वॉल्यूम्स में फतवा आलमगीरी बनाया। फतवा आलमगीरी है जो पहले 36 वॉल्यूम्स में थी, अब 6 वॉल्यूम्स में है। ये दिस इज द इस्लामिक कोड, इस्लामिक लॉ फॉर एंटायर साउथ एशिया। आज भी फतवा आलमगीरी से ही मुस्लिम लॉ आया है। फतवा आलमगीरी किस बात पर बेस्ड था? फतवा आलमगीरी 3 बातों पर बेस्ड था। पहली, होली कुरान की आयतें। दूसरा, हदीस, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और तीसरा, इज्मा, यानी इस्लामिक स्कॉलर्स में जो कंसेंसस होता है उसके ऊपर बेस्ड था। किस टाइप के लॉज थे? इसे परिवार के बारे में लॉज थे, व्यक्ति के बारे में लॉज थे, स्लेव्स और प्रॉपर्टी के बारे में लॉज थे, इंटर रिलीजियस अफेयर्स के बारे में लॉज थे, टैक्सेशन इकोनॉमी के बारे में लॉज थे। केवल सिविल लॉज थे, क्रिमिनल लॉज नहीं थे, क्योंकि इसकी जो इंस्पिरेशन थी वो अरब की कंट्री से, और अरब की कंट्रीज में क्रिमिनल लॉ वाज वेरी बारबेरिक। वो ट्राइबल सोसाइटी थी, हम जानते हैं। वहां हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, बच्चे के बदले बच्चा, पत्नी के बदले पत्नी। और अगर महिला कहती कि उसके साथ व्यभिचार, दुराचार हुआ है, तो उसको 4 एडल्ट मेल विटनेसेस प्रस्तुत करने पड़ते थे, नहीं तो कहा जाता था she was into adulterous relationship and she was stoned to death। इसलिए इतना बर्बर क्रिमिनल लॉ था, वो कभी हिंदुस्तान में नहीं आ पाया। पर हिंदुस्तान में पूरे साउथ एशिया के मुस्लिम समाज के लिए ये इस्लामिक कोड ऑफ लॉ आ गया, जिसी किताब का नाम था फतवा आलमगीरी। अब ये तो अरबिक भाषा में थी, इसको इंटरप्रेट कौन करेगा? तो उलेमा और मौलवी इसको इंटरप्रेट करेंगे। फिर आया ब्रिटिशर्स का टाइम। जब ब्रिटिशर्स का टाइम आया तो ब्रिटिशर्स ने कहा वी आर हियर ओनली फॉर द रेवेन्यू, वी आर हियर ओनली फॉर आवर मनी, वी विल नॉट इंटरफियर विद योर पर्सनल लॉज। हम चलता गया। पर 1857 में जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो उस समय भागे भागे ईस्ट इंडिया के लोग गए ब्रिटिश क्वीन के पास।
उन्होंने कहा हमसे भारत नहीं संभलता, आप एक ब्रिटिश राज आओ और भारत को संभालो। भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन आया 1857 के बाद। उनकी भी यही पॉलिसी थी, वी विल नॉट इंटरफियर विद योर पर्सनल लॉज। आपका जो हिंदुओं का लॉ है, हिंदू समाज का, वो धर्म शास्त्रों पर आधारित है। आपका जो मुस्लिम लॉ है वो आपके फतवा आलमगिरी यानी शरिया पर आधारित है। वी विल नॉट इंटरफियर विद योर रिलीजियस लॉज। आप जैसे जी रहे हैं वैसे जिए, जैसा मर रहे हैं वैसा मरिए, वी आर नॉट बॉदर्ड। पर होली को कौन टाल सकता है? जो रिफॉर्म की, सुधार की बयार बहनी थी वो तो बहकर रहती है ना, कौन रोक सकता है आंधी को सुधार की? तो यहाँ जो हिंदू समाज था वहां के समाज सुधारक खड़े होते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। राजा राम मोहन रॉय खड़े हुए, उन्हें विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल से बात की कि गवर्नर साहब सती एक समय में थी, जब मुगलों का काल था सती एक समय में थी, आज हमें सती प्रथा नहीं चाहिए, विभत्स है ये, इसको समाप्त होना चाहिए। तो 1829 में सती एबोलिशन एक्ट लाया गया, सती कुप्रथा समाप्त की। ईश्वरचंद विद्यासागर जी खड़े हुए, उन्होंने कहा जो विडोज हैं 18-19 साल में विधवा हो जाती हैं, वो घर के पीछे रहती हैं, वो एक टाइम खाना खाती हैं, सफेद कपड़ों में रहती हैं, ये ठीक नहीं है, उनको भी जीने का हक है, राइट टू लाइफ में डिग्निटी होनी चाहिए, उनको रीमैरिज का हक है। इसलिए हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लाया गया। उसके बाद एज तो होनी चाहिए शादी की, शारदा एक्ट लाया गया, जहां हिंदू लड़कियों की एज 14 साल की गई और हिंदू लड़कों की एज फिक्स की गई शादी की 18 साल। देशमुख एक्ट लाया गया 1937 में, जिन्होंने कहा कि कोई विधवा हो जाती है, वो सड़क पर आ जाती है, तो जो बेटे की प्रॉपर्टी है यानी हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वो उसकी विधवा को उसमें हक मिलना चाहिए। एक तरफ जब यहाँ पर हिंदू समाज में समाज सुधार की बयार बह रही थी, एक के बाद एक जो समाज सुधारक है वो खड़े हो रहे थे और ब्रिटिशर्स से कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो कुप्रथाएं आई हैं पिछले 800 सालों में, इसको हटाइए, we need to modernize, we need to be progressive, हमें आगे बढ़ना है, औरतों की हक की बात करनी है, उनकी शिक्षा की बात करनी है। उसी समय मुस्लिम समाज से कुछ रैडिकल एलिमेंट्स खड़े हुए, उन्होंने क्या कहा, डू नॉट टच आवर रिलीजन, जो करना है वही करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं, डू नॉट टच आवर रिलीजन। मुस्लिम समाज से जो लोग खड़े हुए रैडिकल एलिमेंट्स, उन्होंने गवर्नर जनरल से बात की और 1937 में शरीयत एक्ट लेकर आए। शरीयत एक्ट आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो 3 पेजेस का एक्ट है, सिर्फ 3 पेजेस एक्ट, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एक्ट्स। 6 सेक्शंस का एक्ट है और सेक्शन 2 कहता है ऑल मुस्लिम्स शैल बी गवर्न्ड बाय शरीयत, फुल स्टॉप। अरे भैया वो क्या करेंगे, क्या अपराध होगा, उसकी क्या सजा होगी, किसमें जेल होगी, किसमें पेनल्टी होगी, कैसे वो पेनल्टी कम हो सकती है, कैसे ज्यादा हो सकती है, अपील कहाँ होगी, किसी को नहीं पता। शरीयत कहाँ लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, अरेबिक में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में है कहाँ, कौन इंटरप्रेट करेगा, किस कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं कोडिफिकेशन है ही नहीं, आज तक नहीं। जहां एक तरफ समाज सुधार की बयान दे रही थी, वहां स्टॉप कर दिया गया, डू नॉट इंटरफियर विद आवर रिलीजन। उसके बाद 1947 से 1950 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी, 3 साल तक उसने हिंदुस्तान की रूल बुक बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, एक डिबेट छिड़ी। अंबेडकर जी ने कहा कि यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। नेहरू जी ने कहा भी समय नहीं आया, वो समय आज तक नहीं आया। लगातार बहस हुई, कंसेंसस रीच किया गया कि अभी इसको हम राज्य के दिशा निर्देशक तत्वों में रखेंगे। यानी दिशा ये है कि दशा हमारी ऐसे है, दिशा यही होगी, आज दशा नहीं है। भारत आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 1955 में हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास शुरू हो गया।
हिंदू कोड बिल 4 एक्ट्स में आया, 4 कानूनों में। नहीं, जो आज आप कह रहे हैं ना, आज बाकी धर्मों के लिए, वो हिंदूज के लिए, हिंदू समाज के लिए 1955 में ओवर हो गया था, सब हो गया था। 1955 में 4 कानून आए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 1956 में आया हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 में आया हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, और फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इन्होंने हिंदू लॉ को चेंज किया, रिफॉर्म किया, अमेंड किया, कोडिफाई किया। आप देखिए, हिंदूज में शादी के बाद एंट्री गेट तो था, एग्जिट गेट नहीं था। You could enter into a Hindu marriage, you could not get out of a Hindu marriage. बताइए डाइवोर्स के लिए हिंदी का शब्द कौन सा है? जय यूनिवर्सिटी। कितने लोगों ने कब कब इस्तेमाल किया? थैंक यू। डाइवोर्स इंग्लिश का वर्ड है, तलाक उर्दू का वर्ड है, हिंदी में तो शब्द है ही नहीं। तो यहाँ पर तो डाइवोर्स का प्रावधान था ही नहीं। अब देखिए, 24 साल शादी को हो गए। जब पूनम जी और नेगी जी में झगड़ा होता है ना, तो तो नेगी जी कहते हैं, भगवान क्यों लड़ती है, तेरे साथ तो 7 जन्मों का साथ है। वो कहती है 7 जन्मों का साथ, वो कहते हैं ये तो पहला जन्म है, वो कहती है मेरा तो 7वां जन्म है। तो यानी यहाँ पर शादी एक संस्कार था। You could enter into it, you could not get out of it. अब डाइवोर्स का प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया। फिर एक से अधिक शादी हिंदू समाज में अलाउड थी। पूनम जी, मैंने मजाक किया। तो एक से अधिक शादी हिंदू समाज में अलाउ किया। देखो, हमारे दादा, हमारे नाना, कई जगह कितनी मासी और बुआएं हमारी होती है, एक से अधिक शादियां की ना, दादाओं ने, नानाओं ने, परदादा ने, वो अलाउ थी। पर 1955 के बाद जब हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, मोनोगैमी वाज द लॉ। एक से अधिक शादी करोगे जेल में जाओगे, सेक्शन 494 आईपीसी, जेल में जाओगे। तो जितना भी मॉडर्नाइजेशन होना था 1955 में हो गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट, मेरे बाद मेरे बच्चों को संपत्ति कैसे मिलेगी, आज तक वो चेंज हो रहा, आज तक। 1956 में आया, 2004 में अमेंडमेंट आई, उसमें सेक्शन 6 में कि दादे की प्रॉपर्टी में केवल पोते को हक नहीं मिलेगा, पोती को भी हक मिलेगा। आज तक चेंज हो रहा है, और अब ठीक है, अच्छे हैं, हिंदू समाज का भला ही हुआ। ऐसे ही भरण पोषण बच्चे का कैसे होगा, वैसे बच्चा नहीं है तो बच्चा एडॉप्ट कैसे कर सकते हो। ये चारों एक्ट्स आ गए 1955-56 में। आज अगर घर में झगड़ा होता है पूनम जी, तो हम पंडित जी के पास नहीं जाते, ये नहीं कहते कि उन्होंने ऐसा कहा तो मैं क्या करूं, हम सीधा नहीं जाते। पर हमारे पास लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। उसने ऐसे कहा, मैंने ऐसे किया, बच्चों का है, मेरा सवाल है, क्या करना है, वहां पर मैजिस्ट्रेट बैठेगा, वो अपना हिंदू मैरिज एक्ट निकालेगा, वो देखेगा क्या क्या प्रावधान है, हमें क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस है, वो मेंटेन कर। एवरीथिंग इज कोडिफाइड, एवरीथिंग इज रिटन डाउन। हम पंडित जी के पास जाकर नहीं पूछते परिवार के लॉ के बारे में। हिंदू समाज में हिंदू लॉ कोडिफाई हो गया, क्रिश्चियंस का भी कोडिफाई हो गया। कारण क्या है, देखिए, क्रिश्चियंस जो थे, क्रिश्चियंस और ब्रिटिशर्स दोनों का एक ही धर्म था। जो ब्रिटिशर्स थे वो भी क्रिश्चियंस थे, तो अपने देश में वो क्या कानून लेकर आए हैं, क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे, मॉडर्निटी के बेसिस पर, वो ध्यान में रखकर लाए थे। सेम कानून वो क्रिश्चियंस के लिए ले आए और यहाँ पर भी पास हो गए। यानी मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन और डाइवोर्स, सबके कानून पास हो गए। एक मैं केविट देना चाहती हूँ, एडॉप्शन सिर्फ हिंदूज में पॉसिबल है, क्रिश्चियंस और इस्लाम में एडॉप्शन पॉसिबल नहीं है। अब वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हो जाता है, अलग चीज। खैर, ये भी हो गया। अब तीसरा आता है मुस्लिम लॉ। हमेशा से हेजिटेशन रही, यहाँ समाज से आवाज नहीं आएगी,
समाज के एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर्स बोले नहीं, वहां रिफॉर्म के लिए बोले नहीं, कुरीतियों को हटाने के लिए बोले नहीं, मॉडरेट वॉइसेस कहां थी? रैडिकल्स ने यहाँ कब्जा किया हुआ था वॉइस के ऊपर, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। इसलिए गवर्नमेंट भी खुश, कोर्ट्स भी चुप, सबको सूट किया। नोबडी टच्ड द मुस्लिम लॉ, कोई वॉर नहीं हो पाया। लेकिन देखिए होली को कौन टाल सकता है? बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट हुई 1951 में। जैसे ही भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, 1951 में सिर मुंडाते ही ओले पड़े। 1951 में ये केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसू अप्पा माली। किस किसने सुना ये केस? आप सुनेंगे जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट आएगी, आप सुनेंगे। अब नरसू अप्पा माली एक हिंदू समाज से एक व्यक्ति था, उसने दूसरी शादी कर ली, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। वो कोर्ट में गया, उसने कहा देखिए मैं हिंदू, पिंडदान करना मेरे धर्म का एक इंटीग्रल हिस्सा है। पहली शादी से मेरे को एक लड़की है, वो पिंडदान कर नहीं सकती, मैंने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी कर ली, मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। और मेरे जो सामने मेरा नेबर है, वो 2 शादियां करके 2 बीवियों के साथ खुशी खुशी रह रहा। तो मेरे आर्टिकल 14 इक्वालिटी का वायलेशन है, या वो भी जेल में जाएगा या मैं भी रह सकता हूँ। वो भी 2 शादियां करेगा तो मैं भी कर सकता हूँ। आर्टिकल 13 का वायलेशन है। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ अगर आजादी से पहले का बना है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसको जाना हो। तो ये जो लॉ है 2 शादियों का खत्म कर दो, उसको जाना चाहिए, इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। जजेस बड़े अच्छे हैं, गजेंद्र गड़कड़ जी और MC चावला जी, और ऐसी जजमेंट दे गए कि मुस्लिम समाज 30 साल पीछे हो गया। उन्होंने कहा कि नरसू अप्पा माली बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन हम मानते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो रिलीजियस लॉज हैं, ये अगर हनन भी करते हैं आपकी फंडामेंटल राइट्स का, तो वो जो उनका कस्टम है वो खत्म नहीं होता। यानी कोई भी अगर कानून आपकी फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी का हनन करता है, उसको जाना होगा। तो रिलीजियस लॉज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, इससे बाहर रख दिया गया। नरसू अप्पा माली वापस जेल में, और इसकी अपील भी किसी भी सरकार ने फाइल नहीं की कि सबको सूट कर। 30 साल तक मुस्लिम महिला कोर्ट में जाती रही, नॉक करती रही, दस्तक करती रही कि देखो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो उसने कहा नरसू अप्पा माली का केस है, वी कैन नॉट इंटरफियर, रिलीजियस लॉज जो है फंडामेंटल राइट्स का हनन कर सकते, वी कांट इंटरफियर, क्योंकि सरकार को लॉ बनाना है। नरसू अप्पा माली ने, कोर्ट ने कहा था सरकार तुम लॉ बनाओ ना, ये कोर्ट का काम नहीं है। शाहबानो केस, मैं 3-4 मिनट में रैप अप करती हूँ। शाहबानो केस 30 साल के बाद 1985 में 60-65 साल की महिला, हस्बैंड का नाम मोहम्मद अहमद खान, बहुत बड़े वकील मध्य प्रदेश के, 40 साल साथ रहे, 5 बच्चे हुए। उनको लगा मैं तो एक और से शादी कर सकता हूँ, दूसरी शादी कर ली, इसको घर से बाहर निकाल दिया। ये कोर्ट में गए, इसलिए गुजारा भत्ता कैसे करूं, क्या खाऊं मैं, कैसे बच्चों को पालूं, मुझे मेरे 5 बच्चों के लिए मेंटेनेंस चाहिए। इंदौर कोर्ट ने 25 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस मांगा। 25 रुपए पर मंथ, ये हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने 179 रुपीस पर मंथ मेंटेनेंस मांगी। अब अहमद खान सुप्रीम कोर्ट गए, उसने कहा देखिए मुझे शरिया गवर्न करता है, शरिया के अनुसार मैं केवल 3 महीने के लिए मेंटेनेंस दे सकता हूं, उसके बाद में 1 दिन भी मेंटेनेंस नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच ने कहा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। उन्होंने 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बिठा और लगातार बहस चली। यहां से आपके जाने माने वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदा से ही वैसे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, केवल 3 महीने मेंटेनेंस उसके द्वारा नहीं मिल सकती। पर बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो मेंटेनेंस का कानून है वो क्रिमिनल लॉ में आता है, सेक्शन 125 CRPC। क्रिमिनल लॉ सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है, इसलिए हम अपहोल्ड करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर, इसको मेंटेनेंस दी जाएगी। शाहबानो खुश, पर बाहर तो बवाल मच गया।
जितने मौलानास थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, सब सड़कों पर आ गए, कियोस्क कर दिया। ऐसा लगा कि धन खतरे में आ गया है। उस समय राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी जो मेजॉरिटी से होकर आई थी। उनको लगा कि ये मुस्लिम वोट बैंक खिसक ना जाए। उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर से कहा तुम बिल लेकर आओ। प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया और पूरी सरकार ने उस बिल को सपोर्ट कर दिया। वो कानून बन गया और कानून का नाम था द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसके तहत केवल और केवल 3 महीने के लिए मेंटेनेंस दी जा सकती थी मुस्लिम महिला को, उसके बाद नहीं दी जा सकती। शाहबानो भी बाहर आकर उसने पब्लिकली कहा मुझे माफ कर दीजिए, मेरे धर्म पर मत आइए, मुझे 1 रुपया मेंटेनेंस नहीं चाहिए। सरकार चुप थी। सुप्रीम कोर्ट was quiet, courts were quiet। जितने प्रोग्रेसिव लोग थे उनको लगा ये हो क्या रहा है, इस सदी में ये क्या हो रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, जो प्रोग्रेशन की बयार बहेगी उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट को अपॉर्चुनिटी मिली इस हिस्टोरिकल रॉन्ग को करेक्ट करने की 12 साल के बाद। 2001 में शाहबानो का वकील डेनियल लतीफी कोर्ट में गया। उसने क्या बकवास लॉ है जी, चेंज करो इसको। ये लॉ कहता है जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने पास किया है, ये लॉ कहता है कि केवल 3 महीने के लिए मेंटेनेंस बिल्कुल बेकार लॉ है, चेंज करो इसको। सुप्रीम कोर्ट ने कितना ब्यूटीफुली इंटरप्रेट किया था। सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं, जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है वो बिल्कुल ठीक पास किया है, लेकिन जो होली कुरान की इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी सी गलत कर दी है, वो हम ठीक कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होली कुरान ये नहीं कहती कि केवल 3 महीने की मेंटेनेंस दो। होली कुरान कहती है कि पूरी उम्र के लिए मेंटेनेंस दो और 3 महीने के अंदर दो। भागे भागे गए सुप्रीम कोर्ट। क्या कर रहे हो जी, पूरी उम्र के लिए गुजारा भत्ता देना है, 3 महीने में कहां से देंगे, घर बार बिक जाएगा, इंस्टॉलमेंट बांध दो। सुप्रीम कोर्ट कहती है इंस्टॉलमेंट बंद। आप देखिए कितने ब्यूटीफुली कोई हो हल्ला किए बिना सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए आती है, जस्टिस के लिए। फिर आपने वो केस सुना होगा ना, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वाला, वो हाँ काफी तो सुप्रीम कोर्ट में 1995 में केस आया, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरला मुद्गल एक एनजीओ की हेड थी। उसने कहा ये मजाक बना हुआ है जी, कोई भी आदमी दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है, दूसरी शादी कर लेता है, तीसरी शादी कर लेता है, लाइफ लॉन्ग तो वो हिंदू क्रिश्चियन या बाकी बना लेता है, केवल कागजों पे इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है, इस कुप्रथा पर रोक लगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्गुमेंट सुनी और उन्होंने होल्ड किया, डायरेक्ट किया कि जो जिस धर्म में जिस कानून के तहत शादी करेगा वो उसी धर्म में उसी कानून के तहत डिवोर्स देगा और तब दूसरी शादी कर सकता है। मेंटेनेंस तो मिल गई पर तलाक 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 30 साल लग गए। फिर शाहबानो से शायरा बानो तक का सफर। 2016 में शायरा बानो सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रही थी। 16 साल शादी को हो गए, रिजवान से शादी हुई, 3 4 5 कितने एबॉर्शन हुए उसको नहीं पता। ऐसे ही एक बार एबॉर्शन के बाद वो घर में रेस्ट करने गई, रेस्ट तो मायके में ही होता है ना जी, तो रेस्ट करने वो मायके गई, वहां तलाकनामा आ गया, स्पीड पोस्ट से तलाक तलाक तलाक। उसने कहा आई विल नॉट टेक दिस नॉनसेंस, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं। वो गई अपने पति के पास, मुझे वापस लो। उसने कहा तुम शरिया के अनुसार मेरे लिए हराम हो चुकी हो, मैं तुम्हें वापस नहीं ले सकता। उसने कहा ठीक है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। वो सुप्रीम कोर्ट गई, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक, 4 शादियां हलाला, इट इज वायलेशन ऑफ माय राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी, इसे इसको समाप्त कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुस्लिम महिला आई हमारे पास आई है, हम तीनों बातों को नहीं सुनेंगे, हम ट्रिपल तलाक को केवल सुनेंगे। मैंने कहा ट्रिपल तलाक में भी 3 तरह के तलाक होते हैं। एक होता है कि आदमी ने आज कहा तलाक, 3 महीने वेट किया, तलाक हो गया।
दूसरा तलाक होता है 3 महीने में 3 बार कहोगे तलाक हो गया, और तीसरा होता है तलाक 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 इंस्टेंट। उन्होंने कहा हम केवल इंस्टेंट तलाक को सुनेंगे, लगातार बहस, लगातार आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट दिया, इफ यू विल टच ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट देन द मुस्लिम मैन विल बर्न हिज वाइफ। ये उन्होंने एफिडेविट के ऊपर दिया। पब्लिक अप्रोच हुआ तो उसको विड्रॉ करना पड़ा, पर यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट आई, सपोर्ट में आई मुस्लिम महिला के। उन्होंने कहा, एफिडेविट पे कहा कि दिस इज नॉट एन इशू अबाउट हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इट इज नॉट एन इशू अबाउट मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, इट इज एन इशू अबाउट पावरफुल मेन वर्सेस पावरलेस वुमेन, इट इज अबाउट हैव वर्सेस हैव नॉट, हेल्प वी सपोर्ट द मुस्लिम वुमेन। ऐसे कहकर उन्होंने सपोर्ट किया और 3-2 के मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया तलाक 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 यानी तलाक बिद्दत को, इंस्टेंट तलाक। अब सरकार से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार तुम लॉ बनाओ। लॉ कहां से बनाई? लोकसभा राज्यसभा में लॉ पास ही नहीं हो पा रहा 2 साल तक। 2 साल तक मुस्लिम महिला गई पुलिस स्टेशन, देखो जी तलाक बोल के मुझे बाहर निकाल दिया। पुलिस कहते हैं मैं क्या करूं, कानून कहां पर है? 2 साल तक उसको जस्टिस नहीं मिला। फिर 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट ये लॉ लेकर आई, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2009, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा कि सेइंग ट्रिपल तलाक इज एन ऑफेंस, इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी पुलिस कैन टेक नोटिस। इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब पुलिस के यहाँ बेल नहीं होगी, कोर्ट में जाना पड़ेगा। इट इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी मुस्लिम महिला कहेगी चाहे माफ किया तो जेल नहीं होगी। तो आज जब आदमी कहता है तलाक तलाक तलाक, मुस्लिम महिला बोलती है जेल जेल जेल। कहते माफ कर दो, गलती हो गई, गलती से बोल दिया, इसको वापस देता, कहती ठीक है माफ। तो ऐसे कई सारे केसेस है। और आखिरी 1 मिनट में, क्योंकि देखिए आपका समय समाप्त हो गया, ये कौन बताता है? ये या बताता है मंच संचालक और या बताता है यमराज। तो इसलिए मैं आखिरी 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूँ। कई सारे और इश्यूज पेंडिंग हैं। सक्सेशन, यानी एक अगर माता पिता की मृत्यु होती है तो जो लड़का और लड़की को पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, भाई को 1 मिलती है तो बहन को आधी मिलेगी। ये गलत है, ये इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और फिर किस चीज का है? What is Uniform Civil Code? It is about removing the discriminatory practices in all the religions, be it Hinduism, be it Christianity, be it Islam, be it any religion, and every religion has to evolve with times, isn't it? गोवा में जाते हैं ना, अरे छुट्टियां हैं, LTC लेकर गोवा नहीं जाएंगे। 12 कॉलेज के लोगों को तो LTC नहीं मिलती। बाकी लोग कहते हैं कि LTC मिलेगा, गोवा जाएंगे, वहां एंजॉय करके आएंगे। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा में क्या है? गोवा पोर्चुगल के कंट्रोल में था। 1961 में पोर्चुगल चले गए, पोर्चुगीज को भगा दिया गया और गोवा मर्ज हो गया वापस हिंदुस्तान के साथ। फिर उनसे पूछा गोवा में 1966 में कि गोवा के लोगों बताओ तुम्हें हमारा फैमिली लॉ चाहिए? उन्होंने कहा हाथ जोड़वा लो मुझसे, हमारे पास जो हमारा पोर्चुगीज का फैमिली लॉ है वो ठीक है, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है महिला के अगेंस्ट में, बच्चे के अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। That's a modern law, वही गोवा में चल रहा है। नो ट्रिपल तलाक, नो हलाला, नो फोर मैरिजेस, नो डिफरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन सक्सेशन, कुछ नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है? हम सुनते बहुत हैं, पढ़ते नहीं हैं। इंटरनेट पर पढ़ लीजिएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है? बाकी जो इक्वालिटी की, स्वतंत्रता की, डिग्निटी के राइट्स यहाँ हैं, तो राइट टू रिलीजन यहाँ है। इट्स एन इंफीरियर राइट, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ and all other fundamental rights, all persons have right to freedom of religion। यानी अगर आपका कोई कस्टम है, कोई प्रैक्टिस है जिसमें आप औरत को समानता देते हैं, सम्मान देते हैं, गरिमा देते हैं,
तभी आप उस कस्टम को निरंतर प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं आप। इसी का पार्ट 2 कहता है कि सरकार कोई भी कानून बना सकती है सोशल वेलफेयर के लिए और धर्म के सुधार के लिए। तो एक बार आप एग्जाम्पल ले लीजिए विद योर परमिशन। एक बार मैं अपने कोर्ट की चेम्बर में बैठी हुई थी, तो वहां पर एक लड़की मुझसे मिलने आई। उसने कहा, आर यू अ डाइवोर्स लॉयर? बड़ा गुस्सा आता है किसी को डाइवोर्स लॉयर बोले, 24 घंटे डाइवोर्स कराने के लिए बैठा है। तो मैंने कहा, आई एम अ लॉयर हु आल्सो डील्स इन डाइवोर्स केसेस। कहती है ओके। कहती है, यू नो माय हस्बैंड। अब उसको देखकर लगा कि अच्छी खासी मेंटेनेंस चाहिए होती होगी। तो मैंने कहा, क्या मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा है? नो नो, आई मेंटेन माय हस्बैंड। आई एम एन एयर होस्टेस। आई मेंटेन माय हस्बैंड। आई अर्न 4 times than what he earns। तब क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं, यू नो, ही से he and myself we lived together for 1 year। ओके। कहते हैं, then we got married। I said okay। तो कहती है कि नाउ ही सेज कि वो एक और लड़की को लाएगा और हम दोनों को बीवी बनाकर रखेगा। अब यहाँ लॉयर के दिमाग में रोशनी पहुंची, नया केस आया। मैंने कहा, चिंता मत करो, 494 आईपीसी बाय गेम में जेल में जाएगा, ऐसा हम करने नहीं देंगे। नो नो मैन, यू हैवंट आस्क्ड माय नेम। अब लॉयर से कोई कहे कि तुमने फैक्ट नहीं पूछा तो कितना ईगो हर्ट होती होगी। तो मैंने भी शेक्सपियर के अंदाज में कह दिया, व्हाट इज देयर इन नेम? उसने कहा, एवरीथिंग इज देयर इन नेम। उसने कहा, माय नेम इज आयशा बानो। उसने ऐसे कहा तो मैं भी चुप थी और वो भी चुप थी। भारत की सरकार भी चुप थी, कोर्ट्स भी चुप थी, पुलिस भी चुप थी, कानून भी चुप था, कॉन्स्टिट्यूशन भी चुप था। ऐसे लगा कि उसकी जो आंख के आंसू हैं ना, वो अपने पति से कह रही हो कि तलाक तो दे रहे हो कहर के साथ, तलाक तो दे रहे हो कहर के साथ, मुझे मेरा शबाब भी लौटा दो इस मेहर के साथ। ऐसे लगा कि उसकी आंखों के वो आंसू सुप्रीम कोर्ट से कह रही हो, जब ट्रिपल तलाक का केस चल रहा था, कि गलती मत करना, कि शाह बानो से शायरा बानो में 30 साल का फर्क था, गलती मत करना, कि वह दौर भी देखा है तारीख की आंखों में, कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। वैसे लगा कि उसकी वो आंसू भरी आंखें आप सब गुरुजनों से कह रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कह रहे हैं, इस समाज से, इस राष्ट्र से कह रहे हैं कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी न्याय की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग। जय हिंद, जय हिंद।